नमस्ते सदावत सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत और अमेरिका न केवल इंजन के क्षेत्र में बल्कि मिसाइलों के क्षेत्र में भी काम करने के लिए बातचीत शुरू कर चुके हैं। बाकायदा दोस्तों, इसके लिए भारत और अमेरिका एडवांस कटिंग एज नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी पर बातचीत कर रहे हैं, जिसमें कि एक लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक अटैक क्रूज मिसाइल दोनों देश मिलकर बनाएंगे, जिन्हें की भारतीय P-8I मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट से भी लॉन्च किया जा सकता है और साथ ही साथ भारतीय वायुसेना के द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे फाइटर जेट से भी इन्हें दागा जा सकता है, जो कि दुश्मनों के कैरियर बैटल ग्रुप हो या फिर दुश्मनों के बेस हो, उन्हें तबाह कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक बात नोट करने वाली जरूर है कि अमेरिकी एयरफोर्स और अमेरिकी नौसेना ने हाल ही में AGM-183 हाइपरसोनिक एयर लॉन्च रैपिड रिस्पॉन्स वेपन को छोड़ दिया है, जिसके प्रोटोटाइप में कई तरीके के मुद्दे सामने आए थे। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, भारत 2000 किलोमीटर रेंज वाली स्वदेशी लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को प्रोजेक्ट विष्णु के तहत तैयार कर रहा है। ऐसे में दोस्तों अब यहाँ पर सवाल उठता है कि क्या अमेरिका अभी भी हाइपरसोनिक तकनीक में पीछे है? दूसरी तरफ दोस्तों, भारत ब्रह्मोस 2 के हाइपरसोनिक मिसाइल के लिए रशिया के साथ बातचीत कर रहा है, क्योंकि रशिया और चाइना ये दो मात्र ऐसे देश हैं जिनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी है। और यहाँ पर मुझे लगता है कि अमेरिका भारत के साथ मिलकर लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक अटैक क्रूज मिसाइल को अगर बनाना चाहता है तो इसके पीछे साफ तौर पर अमेरिका की मंशा ये है कि कहीं ना कहीं उसे रशिया की टेक्नोलॉजी भारत के जरिए मिल सके, ताकि वो भी अपनी एक प्रॉपर हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को तैयार कर सके। वैसे आपको क्या लगता है? आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं कि आखिर हाइपरसोनिक अटैक क्रूज मिसाइल भारत के साथ बनाने के पीछे अमेरिका की क्या रणनीति है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ, जो कि भारत और इजिप्ट यानी कि मिस्र को लेकर आ रही है। दोस्तों, भारत और मिस्र अलग अलग जो रक्षा उपकरण हैं उनकी संभावित बिक्री पर चर्चा करने को तैयार है और प्रधानमंत्री मोदी की मिस्र यात्रा के दौरान कई सारे रक्षा सहयोग होने की उम्मीद है। दरअसल DRDO ने इजिप्ट को अपना स्वदेशी रूप से विकसित लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम और स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन की पेशकश की है। इसके अलावा भारत मिस्र को तकनीक साझा करने के लिए भी तैयार है, ताकि दोनों देशों के बीच रक्षा साझेदारी को और मजबूत किया जा सके। दरअसल दोस्तों, भारत इजिप्ट के साथ अपने रक्षा सहयोग को बढ़ाने और वैश्विक बाजार में अपनी उपस्थिति को मजबूत करने के लिए इस तरीके के प्रस्ताव दे रहा है। और दोस्तों, LCA तेजस विमान, आकाश मिसाइल प्रणाली और 100 न केवल भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को प्रदर्शित करता है, बल्कि मिस्र को भी अपनी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भी एक अवसर प्रदान करता है। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि 23 जून को भारतीय प्रधानमंत्री अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिलेंगे और इस दौरान कई महत्वपूर्ण घोषणाएं हो सकती हैं, जिनमें कि एक प्रमुख मुद्दा जो आजकल छाया हुआ है वो है F414 इंजन डील को लेकर। अब ये कहा जा रहा है कि दोनों ही देश एक एग्रीमेंट पर साइन करेंगे, जिसमें कि बड़े स्तर पर तकनीकी हस्तांतरण यानी कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया जाएगा और साथ ही साथ करीबन 600 माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस यानी कि MSMEs भी F414 इंजन सप्लाई चेन का हिस्सा होंगी। शुरुआत में दोस्तों इस इंजन को HAL की इंजन डिवीजन बेंगलुरु में बनाया जाएगा और ये इंजन 98 किलो न्यूटन थ्रस्ट क्लास का होगा, यानी कि F414 INS-6 इंजन। इसमें 60% स्वदेशी कंटेंट शुरू में होगा, लेकिन धीरे धीरे इस स्वदेशीकरण के स्तर को 75% तक ले जाया जाएगा और अगले 10 सालों में फिर से एक हाई थ्रस्ट वेरिएंट वाला इंजन बनाया जाएगा, जो कि 130 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करेगा और ये AMCM Mark II फाइटर जेट के लिए एक बेहतर इंजन कहा जा सकता है। यही नहीं दोस्तों, जो MSMEs शुरुआत से सप्लाई चेन का हिस्सा रहेंगी वो तब तक एक बेहतर स्थिति में पहुंच जाएंगी इस नए 130 किलो न्यूटन थ्रस्ट क्लास के इंजन को तैयार करने के लिए। चलिए बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, कल मैंने आपको डिफेंस अपडेट में बताया था कि जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर ने भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की और इस मीटिंग को लेकर एक और खबर सामने आई है। कहा यह जा रहा है कि जर्मनी भारत के P-75I प्रोजेक्ट के तहत बनने वाली जो 6 कन्वेंशनल पनडुब्बियां हैं उनमें भारत निर्मित जो वेपन सिस्टम है यानी कि हथियार सिस्टम्स हैं, जैसे कि ब्रह्मोस मिसाइल, उन्हें लगाने को तैयार हो गया है, जिन्हें कि 6 डॉल्फिन क्लास की सबमरीन के ऑन बोर्ड पर लगाया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ साउथ कोरिया इस रेस में है, लेकिन जर्मनी अब इसका फ्रंट रनर बन चुका है। इसके अलावा दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर को भी एक प्रस्ताव रखा है, जिसमें कहा गया है कि जर्मनी भारत में 2 डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में इन्वेस्ट करे, ताकि जो भारत के डिफेंस इंडस्ट्रीज हैं वो जर्मनी डिफेंस इंडस्ट्रीज के सप्लाई चेन का हिस्सा बन सके। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। ईरान ने कहा कि उन्होंने पहली हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल तैयार कर ली है और इस मिसाइल का नाम रखा गया है फतह। ईरान की मीडिया की तरफ से कुछ तस्वीरें भी जारी की गई हैं। कहा जा रहा है कि इस मिसाइल की रेंज 1400 किलोमीटर है, इसकी स्पीड 15,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईस के सामने रेवोल्यूशनरी गार्ड ने यह मिसाइल पेश की और ईरान अब इस मिसाइल के दम पर यह दावा कर रहा है कि उनकी फतह मिसाइल अमेरिका के सबसे एडवांस्ड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम सहित इजराइल के आयरन डोम को भी पार कर हमला कर सकती है।
यूरोप और अमेरिका के विरोध के बावजूद ईरान ने साफ तौर पर कहा है कि वो अपने मिसाइल कार्यक्रम को और विकसित करेगा। वहीं दोस्तों डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान भी चीन की तरह अपनी मिसाइलों की क्षमताओं को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है और ईरान ने इस मिसाइल के बारे में कोई सबूत भी पेश नहीं किया। हालांकि दोस्तों ईरान तो ड्रोन बनाने में भी माहिर हो गया और उसके जो शाहिद ड्रोन से उन्होंने यूक्रेन पर काफी तबाही मचाई। ऐसे में कहना भी मुश्किल है कि ईरान झूठ बोल रहा है, क्योंकि पिछले साल भी दोस्तों ऐसी कुछ खबर आई थी जिसमें कि ईरान ने 2000 किलोमीटर की रेंज वाली एक बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण भी किया था और ईरान ने यह भी कह दिया था कि यह मिसाइल मिडिल ईस्ट और मौजूदा अमेरिका और इजराइल के बेस तक पहुंचने में सक्षम है। दोस्तों चीजें बिल्कुल साफ हो जाती है, देश कोई भी हो वो अब अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी तरीके की कसर नहीं छोड़ना चाहता और ईरान लगातार अपने आप को मजबूत कर रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के थिंक टैंक की तरफ से एक बड़ा खुलासा हुआ है जिसमें कि एक रिपोर्ट जारी की गई है और इसमें कहा गया है कि चाइना के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने जो मेन डिफेंस टेक्नोलॉजी है उस मामले में अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को पीछे छोड़ दिया है। और ऑस्ट्रेलिया के थिंक टैंक ने रिपोर्ट में यह भी कहा है कि चीन और अमेरिका के बीच ये सैन्य तकनीक की खाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि पश्चिमी देश कभी इसकी बराबरी नहीं कर पाएंगे। और ये रिपोर्ट दोस्तों भारत के लिए भी एक खतरे की घंटी है, क्योंकि लद्दाख में चाइना सामने खड़ा है। द ऑस्ट्रेलिया स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया है कि 23 में से 19 क्षेत्रों में चीन सबसे आगे चल रहा है। इसमें से कई ऐसे क्षेत्र हैं जो हिंद प्रशांत और अन्य क्षेत्रों में चीन के सैन्य दबदबे को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। यानी कि ये उन हथियारों के बारे में बात कर रहे हैं जिनके दम पर चाइना इन क्षेत्रों में दबदबा बना सकता है। चाइना अब हाइपरसोनिक मिसाइलें, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और समुद्र के अंदर हमला करने की क्षमता में बहुत आगे निकल चुका है। और यही नहीं दोस्तों, ये भी कहा गया है कि हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी के मामले में 10 में से 9 रिसर्च संस्थान चीन में स्थित हैं। वहीं चीन समुद्र के नीचे चलने वाले ड्रोन बनाने के मामलों में सभी 10 शीर्ष शोध संस्थाओं का केंद्र है। हाइपरसोनिक मिसाइलों के मामले में चीन और अन्य देशों के बीच भी खाई बहुत ज्यादा है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ऐसा नहीं है कि चीन हर क्षेत्र में बहुत आगे निकल गया है और ऐसे और भी कई महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जहां अमेरिका और उसके सहयोगी देश अपनी बादशाहत रखते हैं। और खास करके टेक्नोलॉजी के मामले में दोस्तों अमेरिका को चाइना टक्कर नहीं दे सकता है। जिन क्षेत्रों में दोस्तों अमेरिका की बादशाहत बढ़ रही है उसमें ऑटोनोमस सिस्टम, क्वांटम कंप्यूटिंग और क्वांटम सेंसर शामिल है। इसके अलावा एआई और साइबर सिक्योरिटी के मामले में अमेरिका आगे है। और अब दोस्तों अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान के साथ मिलकर भी चीन के खिलाफ आ रही तकनीकी सफलता की खाई को पाटने में जुट गया है। तो फिलहाल ये अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब है, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।